अस्सलाम वालेकुम ठाणेकर, मैं सैयद जमशेद। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें क्लस्टर के बारे में राय बनाने के लिए एक पैरामीटर, एक आधार सेट करना होगा। जो आधार जो है वो किस बिना पे बनेगा, तो जो गवर्नमेंट ने क्लस्टर के लिए नोटिफिकेशन निकाला है उसके बुनियाद पर बनेगा। तो आज के वीडियो में हम जो है नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें दोस्तों, आज से शुरू करते हैं क्लस्टर के नोटिफिकेशन को समझना। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत थाना में क्लस्टर को लागू किया है। नोटिफिकेशन नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो आप देख सकते हैं। ये 5 जुलाई 2017 को पास किया गया। इसको पास करने के लिए एक नोटिफिकेशन और निकाला गया था, जो 4 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। इसका नंबर भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। उसके अलावा इन्होंने 3 अप्रैल 2003 को भी एक नोटिफिकेशन निकाला था, जो 14 मई 2003 लागू किया गया। तो इससे एक बात ये समझ में आई कि भाई गवर्नमेंट जो है 1999 से इसके पीछे पड़ी है इस क्लस्टर को लाने के लिए, और आज 2020 चल रहा है। तो 2020 और 19 के बीच में जो वक्फा है वो 21 साल का पीरियड है। तो 21 साल से गवर्नमेंट जब इसको मेहनत कर रही है, तो क्या हमें समझने के लिए कुछ वक्त नहीं देना चाहिए इसको, कि गवर्नमेंट इतना क्यों लाना चाह रही है और क्या है और इसका नोटिफिकेशन क्या है। जब गवर्नमेंट 21 साल से मेहनत कर रही है, तो क्या हम इसको समझने के लिए 21 दिन खर्चा नहीं कर सकते? हाँ, हमारे 21 दिन का वक्त जो है हमारे घरों के लिए और हमारे घरों के राइट्स के लिए समझना निहायत जरूरी है। अब ये चीज जो है इन्होंने जब लाई है नोटिफिकेशन, तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि उसके लिए रेगुलेशन नंबर 165 डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन थाने 1994 के तहत इन्होंने एक चीज और उसमें ऐड की, जिसके मुताबिक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और स्लम एरिया का रीडेवलपमेंट के लिए ये योजना लाई गई है। अब ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक दुर्बल गट और गरीब लोग के बारे में जो योजना लाई गई है और स्लम के बारे में लाई गई है, तो ये पॉइंट जरा आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें ये एग्रीगेट सामूहिक तरीके से ओल्ड बिल्डिंग, धोखादायक बिल्डिंग और अनऑथराइज स्ट्रक्चर जो ठाणे सिटीज के हैं उसको डेवलप करना चाहती है, और इसको इन्होंने नाम दिया है अर्बन रिन्यूअल स्कीम। तो अर्बन रिन्यूअल स्कीम में जो मिनिमम एरिया बताया है कि ये स्कीम लाने के लिए जो मिनिमम कम से कम जो एरिया लगेगा वो लगेगा 10,000 स्क्वायर मीटर का, जो तकरीबन 1 हेक्टर होता है और 2.5 एकड़ होता है। ठीक है। अब इसके अलावा इन्होंने इस स्कीम में को एग्जीक्यूट करने के लिए एक हायर पावर कमेटी भी बनाई है। उसके बाद में अब इसमें बिल्डिंग जिस तरीके की ली जा सकती है उसका क्राइटेरिया जो है वो बताया है। इसमें किस तरीके की बिल्डिंग को यूआरसी में यानी अर्बन रिन्यूअल क्लस्टर में लिया जा सकता है, तो उसके इन्होंने 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है अनऑथराइज बिल्डिंग यानी इलीगल बिल्डिंग को लिया जा सकता है, जिसको कम से कम वो 30 साल पुरानी हो। दूसरे जो है वो है ऑथराइज धोखादायक बिल्डिंग, लेकिन इसको अपेंडिक्स आर जो है डीसीआर का, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन का, उसके तहत डिक्लेयर करना होगा। नंबर 3 जो है ऑथराइज बिल्डिंग है, लेकिन ऑथराइज बिल्डिंग भी वो बिल्डिंग है जो 30 साल से पुरानी हो। चौथा पॉइंट, वो बिल्डिंग है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हो या फिर ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हो या किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो या फिर ऑफिस बिल्डिंग हो या फिर स्टाफ क्वार्टर हो। लेकिन इसके लिए भी जो क्राइटेरिया बताया गया है वो ये लिखा गया है कि कम से कम इसकी मियाद, ये बिल्डिंग जो है 30 साल पुरानी होनी चाहिए। 5वां पॉइंट इन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेमी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, टीएमसी या माड़ा, इनकी भी बिल्डिंगे या इनकी भी इलाके या इनकी भी जमीन हम यूआरएस में ले सकते हैं। छठा पॉइंट है कि कोई भी बिल्डिंग जिसकी मियाद 30 साल से कम हो या 30 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, उससे कम हो,
लेकिन उसकी हालत जो है खराब हो चुकी है, जो रहने के लायक ना हो, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि झोपड़पट्टी को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन शर्त रखी है कि सेक्शन 4 के तहत, महाराष्ट्र स्लम एरिया एक्ट 1971 के तहत वो डिक्लेयर होना चाहिए, और वो जो है यूआरपी का, अर्बन रिन्यूअल प्लान का मैक्सिमम 25% एरिया ही लिया जा सकता है। और आठवां पॉइंट जो है कि इसमें जो एमआईडीसी की जमीनें हो वो भी क्लस्टर में लिया जा सकता है, अर्बन रिन्यूअल स्कीम में लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से उनको क्लियरेंस चाहिए। अब ये होने के बाद एक चीज ये है कि किसको क्या मिलेगा, उस पॉइंट पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि रूम किसको कितने स्क्वायर फीट का मिलेगा, दुकान किसको कितने स्क्वायर फीट की मिलेगी। तो उसमें स्लम से हम शुरू करते हैं कि स्लम में मिनिमम कारपेट एरिया जो इसमें लिखा हुआ है वो बताया जा रहा है कि 25 स्क्वायर मीटर का होगा, जो स्क्वायर फीट में 269.09 स्क्वायर फीट होता है। इसके लिए क्राइटेरिया इन्होंने लिखा है कि अलॉटमेंट के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी होगी अगर आप आपकी पात्रता या अहलियत अपेंडिक्स एस के मुताबिक साबित कर सकें। अगर आप साबित नहीं कर पाते हो तो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एएसआर रेट के मुताबिक पे करना होगा। उसको अगर हम ये मान के चलें कि मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम से कम आज के दौर में, आज के मार्केट में 3000 का तो आएगा ही। अगर 3000 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 269.09 को, तो ये कीमत कुछ बनती है 8,07,270 रुपये। तो ये जो पैसा है ये भरना पड़ेगा अगर आप अपना पात्रता या अहलियत साबित नहीं कर पाए अपेंडिक्स एस के हिसाब से। तो अब ये पॉइंट के ऊपर कई पब्लिक के जहनों में सवाल उठते हैं कि अगर 269 का ही एरिया झोपड़पट्टी वालों को मिलना है तो फिर ये क्लस्टर ही क्यों, दूसरी योजना क्यों नहीं। दूसरा सवाल ये है कि ये जब योजना गरीबों के लिए लाई जा रही है तो गरीबों से पेमेंट क्यों मांगा जा रहा है। तो ये जो बातें लिखी है रेगुलेशन नंबर 165 डीसीआर के, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है कि ये गरीबों के लिए लाई जा रही है। स्लम डेवलपमेंट की अगर ये बात करते हैं तो स्लम के लोगों के पास अगर इतना पैसा होता तो वो अपना विकास करते, वो मजबूर क्यों है इस स्लम में रहने के लिए। हाँ, झोपड़पट्टी में रहने के लिए वो मजबूर क्यों है, इसीलिए कि वो फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं है। हाँ, आर्थिक तौर पे वो उतने मजबूत नहीं है। तो उनके अगर डेवलपमेंट की बात आ रही है तो ये फ्री में क्यों नहीं रूम दिया जा रहा है, उसमें शर्त क्यों लगाई जा रही है। तीसरी बात कि इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि अगर जिनके बड़े घर है, बड़े मकान है, तो उनको क्या बढ़ के मिलेगा या कम मिलेगा। इससे ये मतलब निकलता है कि कितना भी बड़ा रूम हो आपको मिलेगा तो 25 स्क्वायर मीटर ही, यानी 269.09। तो उतना ही एरिया बड़े छोटे को मिलेगा। इसका मतलब यही निकल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके आगे उसके अंदर कुछ भी स्लम के लिए डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ है नोटिफिकेशन में। अब यहां पे राबोड़ी के एग्जाम्पल के तौर पे कि राबोड़ी में बायोमेट्रिक की प्रक्रिया कुछ दिनों पहले हुई, तो सवाल ये है कि अगर लोगों को ये चीजें जब समझाई ही नहीं गई कि किसे क्या मिलने वाला है क्या नहीं, तो उससे किस बिना पे इनसे हामी भरवाई जा रही है, इनका बायोमेट्रिक किया जा रहा है। तो कई सवालात हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है, और अगर हम नहीं समझते हैं तो मुमकिन है कि हमें फ्यूचर में इसकी कोई कीमत चुकानी पड़े। अब स्लम के बाद में इसमें दिया है कि नॉन स्लम एरिया, दूसरे जो एरिया है उसके लिए क्या। तो दूसरे जो रिहाइश के एरिया हैं, रहने के लिए रेसिडेंशियल जो एरिया हैं, उसको एरिया मिलेगा 30 स्क्वायर मीटर का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 30 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है वो तकरीबन होता है 322.91, 322.91, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब इसमें अगर 30 स्क्वायर फीट के ऊपर आपको बढ़ा के लेना है, 30 स्क्वायर मीटर से 50 स्क्वायर मीटर तक अगर आपको बढ़ा के लेना है तो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे करना होगा। और अगर 50 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा आपको बढ़ा के लेना है
तो आपको मार्केट प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से नॉन स्लम एरिया के लिए बताया गया है, जो झोपड़पट्टी नहीं है, कि इसमें बढ़ा के लेने का प्रावधान है, उस तरीके का कोई प्रावधान स्लम एरिया के लिए नजर नहीं आता। अब नॉन रेसिडेंशियल कमर्शियल एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कमर्शियल शॉप्स है, दुकानें जो हैं, उन दुकानों को जो एरिया इसमें बताया गया है वो है 16.75 स्क्वायर मीटर। इसमें भी शर्त रखी गई है कि अगर आप पात्रता साबित नहीं कर पाते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप पात्रता साबित कर लेते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। इसमें शॉप्स के लिए भी बढ़ाकर लेने का प्रोविजन दिया गया है कि दुकानें जो हैं, कमर्शियल एरिया जो है, उसमें एरिया मिनिमम मिलेगा 16.75 स्क्वायर मीटर, यानी 180.29 स्क्वायर फीट। जो इतनी बड़ी शॉप्स आपको 180.29 स्क्वायर मीटर का एरिया शॉप के लिए दिया जाएगा। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसी कंडीशन में दिया जाएगा जब आप आपकी अहलियत साबित कर पाए या आपकी पात्रता आप साबित कर पाए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नहीं तो अपेंडिक्स एस के हिसाब से अगर आप पात्रता साबित नहीं कर पाए तो इसमें भी आपको एएसआर रेट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब शॉप्स के लिए भी बढ़ाकर देने का प्रोविजन इसमें है। तो शॉप्स अगर आपको बड़ी लेनी है, 180 स्क्वायर फीट से अबो अगर आपको लेना है, तो वो 16.75 स्क्वायर मीटर से 40 स्क्वायर मीटर तक अगर आपको बढ़ा के लेना है तो आपको 100% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा एएसआर रेट के हिसाब से। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। काफी कुछ सवालात हैं, बताने के लिए काफी कुछ है, जिसमें अभी इसमें दो चीजें जिक्र में आई कि अपेंडिसेस और ये आर, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बड़े टॉपिक्स है, इनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आगे के पॉइंट्स में हम आगे के और नोटिफिकेशन की डिटेल में आपसे बात करेंगे। लेकिन जो सवालात हमने रखे हैं वो सवालात पे गौर करें और कमेंट करें। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और घर के हर फर्द को, हर पर्सन को ये समझाएं, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक हक, राइट टू शेल्टर, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको दिया है उसको सेव करने की बात है। तो जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन लाते लाते और काम करते करते तकरीबन 21 साल लगे, तो हमें भी कुछ वक्त देकर इसको समझना निहायत जरूरी है। तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक बटन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि हर शख्स जो क्लस्टर के अंदर जा रहा है वो अपने हुकूक को समझ सके और अपने हुकूक की हिफाजत कर सके। खुदा हाफिज।